हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। और आ करके कर क्या रही हैं? अल्टीमेटली कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के ऊपर आकर के धड़ाम से गिर रही हैं। अरे गिरने का मतलब ये है कि इंसिडेंट हो रही हैं, या इंसिडेंट होने का भी मतलब क्या है कि ये लाइट रेज आकर के कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही हैं आकर के। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस करते करते समझ लिया है। तो अब फाइनली बारी आती है कि हम इस चैप्टर के आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम कर लें सॉल्व, और वो हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आज के ही हमारे इस सेशन में। इस सेशन में ना सिर्फ हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बल्कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना बेटा, उन एग्जाम्पल्स को भी आज हम अपने आप से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। ओके, चलो फिर आ जाओ, फटाफट से अपन सेशन की कहानी शुरू करते हैं, सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करते हैं। और हाँ, इस लेक्चर में अपन सबसे पहले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में अपने एग्जांपल्स को भी अपन निपटा लेंगे। ठीक है, देखो तो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं कि ये पहला सवाल एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो बेटा ये तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। इससे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर ये क्या बड़ी बात है। आ जाओ अपन इसके आंसर को लिखना कैसे है, समझना कैसे है, वो अपन ज़रा देख लेते हैं। देखो, कॉन्केव मिरर बेटा हम सभी को पता है क्या होता है, एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर होता है ना। मैं ये बात यहाँ पर लिखना चाहूँगी कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, एक कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि बेटा ये मिरर रिफ्लेक्शन के बाद करता क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है, मतलब कि मिलवा देता है एक कॉमन पॉइंट पर। अरे मैंने क्या बोल दिया, कुछ नहीं, मैंने बस इतना सा बोला है कि कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है और ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट पर मिलवा देता है। अब देखो हुआ क्या, जैसे कि मान लो कि ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये क्या है आपका कॉन्केव मिरर है। मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पोल और ये हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया और उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, और आ करके कर क्या रही हैं, अल्टीमेटली कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के ऊपर आकर के धड़ाम से गिर रही हैं। अरे गिरने का मतलब ये है कि इंसिडेंट हो रही हैं, या इंसिडेंट होने का भी मतलब क्या है कि ये लाइट रेज आकर के कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर रही हैं आकर के। ठीक है, तो आगे क्या होगा, अच्छा हाँ उसके पहले ये भी देख लो कि ये जो इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, मतलब कि ये इंसिडेंट लाइट रेज आपस में तो पैरेलल है ही हैं, साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है आपको, अरे इसके साथ भी तो देखो पैरेलल है कि नहीं है। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनको अपन पैरेलल इंसिडेंट
लाइट रेज बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ रही हैं और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही हैं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अभी तुमको 1 मिनट पहले ही मैंने समझाया था, ये तुम्हारे सामने बोला था कि बेटा ये क्या है, देखो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये करता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को कन्वर्ज करवा देता है ना, मिलवा देता है ना एक कॉमन पॉइंट पर। तो बेटा ऐसा ही एक कन्वर्जेंस आपको यहाँ पर भी तो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कॉन्केव मिरर का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होने वाला है। ये देखो क्या होगा, लाइट रेज यहाँ पर आ रही है, मतलब पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, गिर रही हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज दिखेंगी। आ जाओ अपन, मतलब अपन नहीं, मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर आपके लिए रिफ्लेक्टेड रेज। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको एक ये रिफ्लेक्टेड रे दिखेगी और दूसरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आई, ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ से आपको एक रिफ्लेक्टेड रे निकलती हुई दिख रही होगी। ये दूसरी इंसिडेंट लाइट रे है जो गिरेगी जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये देखो ना बेटा, यहाँ देखो, ये हो गई एक रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? पहली बात तो बेटा देखो यही तुम्हारे लिए देखना और समझना जरूरी है कि तुमको यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। अगर तुम्हें दिखेंगी ही नहीं तो फिर तुम प्रिंसिपल फोकस जो है बेटा इसका कैसे ऑब्टेन कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर तुमको दो रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। अब जरा तुम इन दोनों को ध्यान से देखो कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तुमको कहीं मिलती हुई दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? ऐसा लग रहा है कि कहीं कन्वर्ज हो रही हैं, कहीं मिल रही हैं? तो आप बोलोगे कि हाँ ना मैम, हाँ हाँ हाँ, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर हमको, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऐसे हवा में नहीं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट लाई करता है जहां पर हमें दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होती हुई दिख रही हैं, मिलती हुई दिख रही हैं। बेटा मैंने पहले ही कह दिया था कि ये क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रेज को कन्वर्ज करवा ही देगा, मिलवा ही देगा एक कॉमन पॉइंट पर। तो देखो ना, मिलवा तो दिया। ये दिख रही थी आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल गई, कन्वर्ज हो गई। और वो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहाँ लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम क्या बोल देंगे, अरे कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। एक्चुअली इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मुझे थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बातों ही बातों में हमने क्या करा है, एक बार फिर से कॉन्केव मिरर का बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑब्टेन करना सीख लिया है। क्योंकि कई बार देखो यहाँ पर तो सवाल आ गया कि डिफाइन कर दो, ठीक है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट आ भी चुका है, कि वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भैया बताओ कि कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को कैसे ऑब्टेन करें, या कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस को कैसे ऑब्टेन करें। तो बेटा ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। मैं पढ़ा चुकी हूँ, कहाँ, पिछले जन्म में नहीं, पिछले सेशंस में। तो एक बार जाकर के जिस बच्चे ने सारे सेशंस नहीं लगाए हैं वो टॉपिक वाले वो लगा लो और फिर आकर के सवालों को सॉल्व करो, तब तो कोई जाकर के मतलब निकलेगा। पढ़ोगे नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए आ जाओगे बेटा, तो उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रिंसिपल फोकस, जिसको कि अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किसका प्रिंसिपल फोकस है ये, अपने कॉन्केव मिरर का। कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया, बहुत सिंपल था। यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ रही थी, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के उन्होंने स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिखी, कन्वर्ज होते हुए दिखी
एक कॉमन पॉइंट पर, और वो कॉमन पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये मेंशन करना बेटा ज़रूरी है कि यहाँ जहाँ मतलब कि जिस कॉमन पॉइंट पर आकर के दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब कि वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ लाई करता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हमने अल्टीमेटली नाम दे दिया किसका, प्रिंसिपल फोकस का। खत्म बात। अब इसको लिखना कैसे है, समझ में तो तुमको आ गया है। लिखना कैसे बेटा, लिखने का भी तरीका तुमको आना चाहिए। कई बार बच्चों की मतलब मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि वो एग्ज़ाम टाइम में मुझसे बोलते हैं, जब मतलब प्री बोर्ड्स वगैरह हो जाते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाते हैं, तब वो मुझसे बोलते हैं कि मैम आता तो है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, कि हमने सेशंस नहीं देखे, कि हमने लेक्चर्स नहीं देखे, सब किया है, टॉपिक आता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी पता है, फॉर्मूला पता है, याद है, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ पता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो शब्दों में कैसे अपना आंसर लिखा जाए वो नहीं समझ में आता, तो उसमें जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो बेटा अभी से एंड टाइम के लिए मत बैठो कि एग्ज़ाम में देख लेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, नहीं, अभी से आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे अपने वर्ड्स में जो है ना अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ये अभी से सीखते चलो। एंड टाइम के लिए बैठोगे तो बेटा एंड टाइम के लिए करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या करोगे एंड टाइम पर। ऐसे तो तुम पूरा सिलेबस ही क्या करो, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ो कि हाँ हम तो एंड टाइम पर पढ़ेंगे। बेटा एंड टाइम पे पढ़ाई किसी काम की नहीं होती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो डे 1 से पढ़ रहे हैं, है ना, जब से 10th में आए तब से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहा हूँ। जो हमारा दोस्त है और वो जो है बिल्कुल एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ता है और उसके हमसे भी अच्छे मार्क्स आते होंगे, बिल्कुल उस आपके फ्रेंड के जो है अच्छे मार्क्स आते होंगे, लेकिन बेटा एग्ज़ाम के बाद अगर मैं उससे पूछूं कि तुम्हें कितना याद है कितना नहीं, तो वो बोलेगा कि मैम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ा था, अगले दिन याद था, तो एग्ज़ाम में जाकर के लिख दिया, अब याद नहीं है। तो इस तरह की पढ़ाई बेटा किसी काम नहीं आती तुम्हारे जीवन में। जो याद रह जाए, जो दिमाग में रह जाए, वही पढ़ाई काम आती है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे कैसे, देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या कहा था, ये मेंशन करना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज कमिंग पैरेलल। अब यहाँ पर बेटा पैरेलल वर्ड भी क्या हो गया है, पैरेलल वर्ड भी हो चुका है तुम्हारा एक कीवर्ड। कीवर्ड्स लिखने जरूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा हो गया क्या, एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड हो गया पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है। टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाती हैं, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम क्या बोल देते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। तो ये दो कीवर्ड्स जो हैं ये आपके आंसर में आनी चाहिए। एक तो वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और दूसरा जो लाइट रेज आ रही हैं इंसिडेंट लाइट रेज, वो कैसी हैं, पैरेलल हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चल अगले सवाल पर आ जाए बेटा। बहुत ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया इस पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मतलब इतने बेसिक सवाल अगर आएंगे तो फिर मैं नहीं खेलूंगी। मतलब हमने तो इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ये क्या बड़ी बात है। यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है किसका, स्फेरिकल मिरर का, 20 सेंटीमीटर, और जो है फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। तो बेटा अगर R दिया हुआ हो और F निकालने के लिए बोला गया हो तो निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपन को फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन नहीं पता क्या, वो फॉर्मूला नहीं पता क्या, अरे ऑफ कोर्स पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। जैसे कि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में आप बोलते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बार फिर से मैं कॉनकेव मिरर ले लेती हूँ, क्या जाता है समझाने के लिए। ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनके बीच का बेटा जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। यानी कि तुम्हें इतना पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर तुम इस डिस्टेंस का आधा कर दोगी ना बेटा, अगर तुम इस पूरे डिस्टेंस का आधा कर दोगी
कर दोगी, कर दोगे, ठीक है। बॉयज़ ऑफेंड मत हो जाना कि मैम आप तो गर्ल्स को ही पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं बेटा, मैं सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को, यानी कि आप इस पूरे डिस्टेंस को आधा कर दोगे, तो पता है आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, या तुम्हारे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा बेटा? तुम्हारे पास आ जाएगा फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस। भाई तुमको ये वाला डिस्टेंस पता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस पता है, जो कि बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, उसका आधा कर दो। तो आधा करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा ना, वो कौन सा डिस्टेंस होगा? फोकस और पोल के बीच का। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो जो पूरी लेंथ होती है ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं? अरे फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं बोलते, जिसको अपन क्या करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि तुम्हारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो वही करना है, और क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, 20/2 कर दो, कितना आ जाएगा, 10। तो बेटा जो भी तुम्हारे पास क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर था, बधाई हो, उसकी फोकल लेंथ आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगेन बहुत ही लल्लू सवाल है, बिल्कुल भी मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े हमारे, इतना तो पता ही था सबको कि फोकल लेंथ निकालने बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, आ जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। चल अगले सवाल पर बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम आपसे सजेस्ट करने के लिए बोल रहा है जो हमें ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज तो दे, बट वो इमेज का नेचर कैसा हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कई बार पता है सवाल में क्या होता है, सिर्फ इरेक्ट जो है लिखा जाता है इमेज के नेचर के तौर पर। वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है ना उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सिर्फ इरेक्ट लिखा है, तो मतलब इमेज का नेचर क्या होगा, रियल और इरेक्ट या वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये तुम्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज एक बार फिर से बता देती हूँ कि बेटा इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल वर्ड ही जुड़ा होता है, जिस तरीके से इन्वर्टेड वर्ड के साथ हमेशा रियल वर्ड जुड़ा रहता है। तो रियल इन्वर्टेड की जोड़ी है, वर्चुअल इरेक्ट की जोड़ी है। तो यहाँ पर अगर इरेक्ट लिखा है तो मान के चलो कि इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल ही होगी, रियल अपने दिमाग में लाना ही मत। अगर सवाल में दिया हुआ इन्वर्टेड इमेज बन रही, इसका मतलब वो कैसी है, रियल है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अंडरस्टूड भी मतलब ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। हाँ, तो सवाल क्या है कि एक ऐसा मिरर बताओ जो ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज तो बनाए, बट वो कैसी हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो होता क्या है, जैसे ही बच्चा पढ़ता है कि अरे एक ऐसा मिरर पूछा गया है जो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता हो, तो बच्चा तुरंत क्या करता है, इससे पहले कि वो आगे का सवाल मतलब पूरा कंप्लीट करे, उठा करके लिख देता है कॉन्वेक्स मिरर, और बोलता है कि मैम बड़ा अच्छा पेपर सॉल्व करके आए हैं, पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। कतई नहीं मिलेगा, इसमें तो अंडा मिलेगा। लिटरली इस क्वेश्चन के आंसर में यदि तुमने कॉन्वेक्स मिरर लिखा है, अंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूरा नहीं पढ़ा ना। माना कि एक ऐसा मिरर चाहिए है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाए ऑब्जेक्ट की, बट वो इमेज का साइज कैसा होना चाहिए, एनलार्ज्ड होना चाहिए, इमेज बड़ी होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। और तुमको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, मैं मानती हूँ कि ये क्या करता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है बेटा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बट वो हमेशा कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। याद करो, इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या है, एक नंबर का देवदास है कि नहीं, बताया था ना कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक नंबर का देवदास है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। हमेशा इमेज कैसी बनाएगा बेटा, छोटी बनाएगा। इसकी तो बस की नहीं है कि क्या करे, कभी भी एनलार्ज्ड इमेज बनाए। एनलार्ज्ड इमेज सिर्फ बना पाता है कॉन्केव मिरर। आप बोलोगे कि मैम वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। हाँ सही बात है, लेकिन एक केस कॉन्केव मिरर का भी तो होता है, जहाँ पर वो भी क्या करता है, गिव अप करके वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाई देता है, वो भी कौन सी, एनलार्ज्ड, या आप बोल सकते हो कि मैग्नीफाइड वाली।
कब? जब अपन कॉन्केव मिरर के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। याद आया गजनियों? याद आया कि नहीं आया? जब अपन कॉन्केव मिरर के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज क्या बनती है? मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ऑफ कोर्स साइज में कैसी होगी? बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी। तो इसका जवाब बिल्कुल भी कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए कॉन्केव। ओके, तो अगर कॉन्केव लिखोगे तो मिलेगा पूरा पूरा नंबर, नहीं तो फिर क्या होगा? नंबर कटेंगे और क्या। ठीक है, चल अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ये उसी का आंसर लिखा हुआ है, बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? गाड़ियों में बेटा रेयर व्यू मिरर्स जो होते हैं, मतलब अपनी गाड़ी के पीछे कितना ट्रैफिक है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, रोड पर कितना ट्रैफिक है, ये वो देखने के लिए, जो ऐसे मतलब अपनी गाड़ी के पीछे वाले ट्रैफिक को देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं गाड़ियों में, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। मतलब कि ऐसा मिरर जिससे कि अपन पीछे का जो भी सीन है वो देख सके कि हमारी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है, कौन जो है ना हॉर्न बजाए जा रही है, कितना ट्रैफिक है, वो पीछे का देखने के लिए जो मिरर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो सवाल ये है कि उनको बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अभी अभी तो हमने कॉन्वेक्स मिरर की क्या करी है? बुराई करी है। क्या बुराई करी है? कि ये एक नंबर का देवदास होता है ना, ये एक नंबर का देवदास होता है। हमने अभी अभी इसकी बुराई करी थी पिछले सवाल में, और अब बोल रहे हैं कि इसी का इस्तेमाल करते हैं रेयर व्यू मिरर्स बनाने के लिए। वाई सो? क्योंकि बेटा ये हमेशा क्या करता है? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब ये इसकी बुराई भी है और ये इसकी तारीफ भी है। मतलब बुराई में ही तारीफ हो गई कि अरे ये एक नंबर का देवदास है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तभी तो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रेयर व्यू मिरर्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने बिल्कुल कंबल में लपेट के पिटाई कर दी, कि पिटाई हो भी गई, उसको दर्द भी नहीं हुआ। तो बेटा इसकी तारीफ ये एक्चुअली में है। मतलब ये जो इसकी एबिलिटी है ना, ये जो इसकी पावर है कॉन्वेक्स मिरर की, कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लिए फेवरेबल भी हो जाती है। जैसे कैसे? अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ये पता करना है कि मेरी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है, कौन जो है बिल्कुल ही हॉर्न बजाए जा रही है, दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, सपोज मुझे गाड़ी चलाते चलाते लेन चेंज करनी है, मतलब जैसे रोड पर होती है ना लेन, कि सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ ये वाली लेन पर, मुझे यहाँ से राइट जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाली लेन से यहाँ आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मैं क्या करूँगी? राइट टर्न लूँगी। तो मुझे जो है अपनी गाड़ी को ये वाली लेन से यहाँ लेकर के जाना है, तो मैं अपनी गाड़ी के पीछे चेक करूँगी ना कि यार कोई बड़ी गाड़ी, कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही है, कि पता चले कि मैंने ऐसे लेन चेंज करी और पीछे से आकर किसी ने ठोक दी, है ना। तो ऐसा ना हो। कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि जब अपन ड्राइव करते हैं बेटा, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, मतलब ऑटो हो, या 4 व्हीलर हो, कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी के पीछे एग्जैक्टली क्या ट्रैफिक है, कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियां हैं, वो सब अंदाज़ा अपन को रखना पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए अपन इस्तेमाल करते हैं किसका? रियर व्यू मिरर का। यानी कि हम जो रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, उस रियर व्यू मिरर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे जो ट्रैफिक चल रहा है उसकी वो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना करके दे। बेटा ये तो हमें पता करना है ना, ये गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी है, कितना ट्रैफिक है रोड पर। तो हम ये चाहते हैं कि जो मिरर हम गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, रियर व्यू मिरर, वो क्या करे? हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना करके दे। इन्वर्टेड इमेज बेटा, कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी चल रही है और उसने क्या करा है, तुम्हारे रियर व्यू मिरर ने उसकी उल्टी इमेज बना करके दी है, कि अब तुम उल्टी इमेज को क्या कर रहे हो? गैस कर रहे हो कि यार ये कौन सी गाड़ी हो सकती है, ये कौन सा रिक्शा हो सकता है, यार ये ट्रक है, ये बस है, समझ में ही नहीं आ रहा कतई। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। तो बेटा रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमको नहीं चाहिए होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है। क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए है तो कॉन्केव मिरर का तो पत्ता यहीं से साफ हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि वही क्या कर सकता है हर केस में, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने
कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि हमारी गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है, उसकी हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है हमेशा। तो इसके लिए हमें कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। मैंने क्या बोला? पहला रीज़न तो ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, पीछे चलने वाली गाड़ियों की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना करके देगा, वो रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है कि ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है ना। तो तुम्हारी गाड़ी में जो छोटा सा मिरर लगा होता है ना, उस छोटे से मिरर में बेटा तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो इतनी बड़ी रोड है, उतनी पूरी बड़ी रोड का ट्रैफिक तुम्हें उतने छोटे से मिरर में दिख जाता है। ये नहीं कि सेम साइज की इमेज बना करके दे रहा है। जैसे कि प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर जो है सेम साइज, मतलब जितना साइज का ऑब्जेक्ट आप रखते हो मिरर के सामने एग्जैक्टली उतने ही साइज क्या करता है, वो इमेज बना देता है। कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स बोलता है कि नहीं, मैं वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाऊंगा बट मैं छोटी बनाऊंगा। छोटी इमेज बनाने से होता क्या है कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे जितना भी ट्रैफिक चल रहा है ना, उस उतने पूरे ट्रैफिक की तुम्हें एक कॉन्साइज्ड या एक कॉम्पैक्ट इमेज तुम्हें मिल जाती है उस छोटे से रेयर व्यू मिरर में, ताकि तुम्हें झट से आइडिया लग जाता है कि यार गाड़ी के बिल्कुल पीछे ये वाली गाड़ी है, उसके और पीछे थोड़ी से बगल में ये वाली गाड़ी है, यहाँ पर एक इंसान है टू व्हीलर पे। तो ये पूरा आपको आइडिया मिल जाता है। मतलब वही ना, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है कि आपके गाड़ी के पीछे का जो भी मतलब फील्ड है, उसका आपको एक वाइड व्यू देखने को मिल जाता है उस छोटे से रियर व्यू मिरर में। तो बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये दोनों क्या हो गए, तुम्हारे कीवर्ड्स हो गए हैं जो तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर में जरूर से मेंशन होने चाहिए। नहीं होंगे तो क्या होगा, मार्क्स कटेंगे। फिर तुम बोलोगे कि मैम हम तो सही लिख के आए थे, हमारी मैडम ने, हमारे सर ने क्या करा, हमको मार्क्स नहीं दिया। तो बेटा कीवर्ड्स नहीं लिखोगे ना, तो टीचर को भी आंसर चेक करने में मजे नहीं आती है, ठीक है। देखो, we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because a convex mirror gives an erect and diminished image. As a result, convex mirror help the driver to have a wider field of view. मैंने क्या बोला कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो भी फील्ड है, उसका एक वाइडर व्यू, एक बड़ा व्यू, एक छोटे से तुमको रियर व्यू मिरर में देखने को मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्लस वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि तुम्हारे गाड़ी के पीछे चलने वाले ट्रैफिक की तुम्हें अपराइट इमेज ही दिखेगी, उल्टी इमेज नहीं दिखेगी। तुम्हें गेस करना पड़ेगा कि यार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कौन सी गाड़ी, समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ओके, चलो इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अरे घूम फिर के वही सवाल, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी F = R/2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 32 सेंटीमीटर, आधा कर दो, कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ, 16 सेंटीमीटर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये भी, है ना। ऐसा सवाल अपन ने अभी कुछ देर पहले सॉल्व करा ही था, तो मुझे लगता है कि ये भी आपसे सवाल बन गया होगा। ओके, आ जाओ अब इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified या enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Okay, मैग्निफिकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके फॉर्मूले का। क्यों? देखो दिया क्या क्या है सवाल में। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि अ कॉन्केव मिरर है, सबसे पहले मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, ठीक है। उसके सामने अच्छा प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड या आप बोल सकते हो कि एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि कॉन्केव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बेटा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस नियम क्या बोलता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब जहाँ भी तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखे
चाहे वो लेंस का केस हो चाहे वो मिरर का केस हो, हमेशा क्या करो, नेगेटिव साइन तो जाके लगा ही दिया करो। तो ये आपने लगा दिया नेगेटिव साइन, ठीक है। पूछा क्या गया है, इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है कि बताओ कितने दूरी पर इमेज बनेगी मिरर से, इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। बट दिक्कत वही है कि मैम अगर फोकल लेंथ दी होती है, यहाँ पर अगर हमें कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी होती तो हम क्या करते हैं, हम लगाते मिरर फॉर्मूला और उससे क्या करते इमेज डिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन मैम फोकल लेंथ ही नहीं दी है, तो केवल यू दिया हुआ है, एफ भी नहीं दिया हुआ है, तो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेटा तुमने एक चीज़ तो मिस कर दी, क्या, यहाँ पर तुमको माना कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नहीं दी गई है, बट वो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अरे दद्दा वो तो दिया हुआ है ना, ये देखो ना, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, m इज 3, और तुमको पता है कि मैग्निफिकेशन का साइन भी होता है और उसकी वैल्यू भी होती है। मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताता है, इमेज का नेचर, कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बताती है, इमेज का साइज। यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला है ना, मतलब वैल्यू दी हुई है 3। वैल्यू 3 देने का मतलब क्या है, अरे खुद ही बोल रहा है एनलार्ज्ड इमेज अरे देखो ना, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है मतलब कि सेम साइज की इमेज बनती है, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 होती है मतलब इमेज एनलार्ज्ड होती है, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इमेज कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। यहाँ पर क्या है, मोर देन 1 3 है, और सवाल खुद ही बोल रहा है कि कैसी है, एनलार्ज्ड इमेज है, तो मतलब इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो चलो तुम्हें पता चल गई, बट व्हाट अबाउट साइन, साइन को यहाँ पर मिस नहीं करना है। क्या बोला जा रहा है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज, रियल इमेज। और रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए बेटा मैग्निफिकेशन का साइन अपन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। तो मैग्निफिकेशन अब जाकर के पूरा कंप्लीट यहाँ पर हमने लिखा है -3। हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो स्फेरिकल लेंस हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए साइन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। आप बोलोगे कि मैम इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों, अरे हाइट की यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमें अपनाना होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्म नंबर 2, दैट इज -v/u। और ध्यान रखना बेटा ये स्फेरिकल मिरर है, मतलब कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा उसमें -v/u आएगा, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज में क्या होता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, वो केवल v/u होता है, तो वो लेंस है, ये मिरर है ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -v/u आएगा। चलो अब क्या करेंगे, उड़ा करके सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, मैग्निफिकेशन की जगह उसकी वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव साइन के साथ, दैट इज -3 इज इक्वल्स टू, बेटा ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है। v तो हमें निकालना ही है ना, u कितना गिवन है, u गिवन है -10 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैल्यू तो पुट करना है लेकिन साइन नहीं भूलना है, तो u की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, -10। ओके अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से कट सकता है। अब क्या करेंगे, 10 को भी बेटा उठा करके यहाँ ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3 × 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इज इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 में 10 मल्टीप्लाई कर दो 30, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्यों, अरे देखो ना मैग्निफिकेशन का साइन भी तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है ना। देखो वही वाली बात होती है, यदि तुम मैग्निफिकेशन का साइन सपोज तुमने सोचा कि अरे क्या ज़रूरत है वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई है तो बस उठा करके वहीं रख देते हैं, साइन क्या ही मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा बेटा। जब खुद ही सवाल बोल रहा है कि ये इमेज कौन सी बना रहा है, ये इमेज बना रहा है रियल इन्वर्टेड, यानी कि इमेज का बनेगी कॉन्केव मिरर के सामने, सामने मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो यदि इमेज बन रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो जो उसका इमेज डिस्टेंस होगा वो अपन कहाँ से नापेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, मतलब कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में ही आना चाहिए। और अगर तुम यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन नहीं रखोगे तो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, मतलब कि गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइन रखना जरूरी है। तो 3 × 10 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया आपका, -30 सेंटीमीटर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके आगे बढ़े बेटा, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। ओब्लिकली का मतलब पता ना, एंगल बना करके लाइट रे जो है वो कहाँ से कहाँ आई है, एयर में, पानी में आई है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसको तुम्हें रीज़न भी दे करके जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही मतलब ईजी है कि लाइट बेटा कहाँ से कहाँ आ रही है, लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है, ये हो गया इंटरफेस। तो कुछ इस तरीके से ओब्लिकली आने का मतलब क्या है बेटा, कि कुछ ना कुछ एंगल बना करके इंटरफेस के साथ लाइट रे जो है वो आ रही है, ठीक है। लाइट रे आ ऐसे रही थी और जाना उसको कुछ इस तरीके से था, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में हो गया मीडियम चेंज। लाइट कहाँ से कहाँ आ गई, एयर से आ गई पानी में। एयर क्या है बेटा, एक रेयरर मीडियम है। पानी क्या है, इसके कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम है। कंपैरिजन में मैंने क्यों बोला, इसलिए बेटा क्योंकि आगे जाकर के कुछ सवालों में हमें कुछ ऐसे भी मीडिया दिखेंगे जो पानी से भी क्या होंगे, डेंसर होंगे, है ना। ऐसा मत समझना कि पानी हमेशा क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैम पिछले वाले सवाल में एयर पानी था तो उसमें आपने बताया था कि पानी क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और ये वाले क्वेश्चन में जो है लाइट पानी से डायमंड में जा रही हो तो आप अब बोल रहे हो कि पानी क्या है, एक रेयरर मीडियम है। तो मैम पहले तय कर लो, डिसाइड कर लो कि पानी एक रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो बेटा वो तो कंपेरेटिवली ही हम बता पाते हैं। यदि पानी के सामने हवा होगी तो डेफिनेटली पानी विल बी अ डेंसर मीडियम, और अगर पानी के सामने डायमंड होगा या ग्लास होगा या ऑयल होगा तो 100% पानी क्या होगा, उस समय रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि पानी के सामने है कौन सा मीडियम। चलो फिलहाल तो एयर है, तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि पानी हो जाएगा डेंसर और एयर हो जाएगी क्या, रेयरर मीडियम, ठीक है। ये देखो लाइट रे आ रही है कुछ इस तरीके से, इंटरफेस पे आकर के गिर रही है। लाइट जा ऐसे रही थी, जाना उसको ऐसे था, लेकिन अब मीडियम चेंज हुआ है। कैसा मीडियम चेंज हुआ है, लाइट आ गई है रेयरर से डेंसर मीडियम में। रेयरर का मीडियम, रेयरर का बोले, रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जहां पर ट्रैफिक कम है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, कि एक ऐसा मीडियम जहां पर ट्रैफिक ज्यादा, यानी कि लाइट कहां से कहां आ गई है, कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक वाले मीडियम में आ गई है। तो बेटा जब अपन कम से ज़्यादा ट्रैफिक में आते हैं तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम होती कि नहीं होती है। तो यहाँ पर भी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो लाइट बेचैन हो जाएगी, लाइट बोलेगी कि ओ माय गॉड मेरी तो स्पीड कम हो गई है, यानी कि अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुँचूंगी क्या। नहीं नहीं, तौबा तौबा, हम अपने डेस्टिनेशन पर कभी भी देर से नहीं पहुँचते हैं, हम तो एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचते हैं, ना समय से पहले ना समय के बाद, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होगा, लाइट बोलेगी कि भैया अगर हम अपने सेम पाथ पर कंटिन्यू करते रहे कम स्पीड के साथ तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लेट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए लाइट बोलेगी कि भैया अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, मतलब कि एक नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा, एक नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कम स्पीड के साथ भी क्या हो, वो अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचे। मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो ऑब्वियस हो गया है कि हाँ लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, लेकिन वो बेंडिंग कैसे होगी, कहाँ होगी। तो बेटा अगर ट्रैफिक में फंस गए हो और कहीं समय पर पहुँचने तो इसके लिए तुम क्या करते हो, दूसरा रास्ता पकड़ते हो। दूसरा रास्ता कैसा होता है, शॉर्टकट होता है कि नहीं होता, मतलब कि छोटा रास्ता। तो यहाँ पर लाइट को बेटा छोटा रास्ता कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तब जाकर के छोटा रास्ता, लंबा रास्ता, ओरिजिनल रास्ता जो है ना पल्ले पड़ेगा। चलो तो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था, ठीक है। लेकिन अब वही है कि डेंसर मीडियम में आ गई है, स्पीड कम हो गई है, तो नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा। नया रास्ता कैसा होना चाहिए, शॉर्टकट। और शॉर्टकट बोले तो बेंडिंग होकर के लाइट किसके तरफ आ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अरे बेंड नहीं हो जाएगी क्या, कुछ इस तरीके से, अलग कलर से बनाती हूँ, लाइक दिस। लाइट आ ऐसे रही थी, जाना उसको वहाँ था, ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड बदल गई तो उसको नया रास्ता पकड़ना पड़ा, शॉर्टकट लेना पड़ा। और शॉर्टकट लेने का मतलब क्या है कि वो कहाँ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो इसकी बेंडिंग हो गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल। सवाल बस यही था कि उसकी बेंडिंग कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप लिख सकते हो कि टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों,
क्योंकि जब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या शिफ्ट होती है तभी उसको छोटा रास्ता शॉर्टकट मिलता है, और अगर वो नॉर्मल से दूर जा कर के बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, तो वो पकड़ती है क्या, फिर लंबा रास्ता, लॉन्ग रूट। ठीक है, जो कि कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है। तो बस इतना देख लो कि कौन से मीडियम में आ रही है, फिर तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो सो द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन एंट्री इनटू वाटर, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एज कंपेयर्ड टू द एयर, वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। फाइन, चलिए जी अगले सवाल पर आ जाते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.50। मतलब कि यहाँ पर आपको बेटा ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ग्लास में आपको लाइट की स्पीड पूछी गई है। गिवन क्या है, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम कितनी होती है। अगर नहीं भी अगर दिया हुआ है बेटा तो याद रखना चाहिए तुमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आपको दी हुई है। क्या आप यहाँ से लाइट की स्पीड इन ग्लास नहीं बता पाओगे क्या? अरे बिल्कुल बता पाओगे बेटा। किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है, किसी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बेटा कि उस मीडियम में, उस स्पेसिफिक मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं लाइट की स्पीड की एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। लाइट की स्पीड की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लाइट की स्पीड की एक मैक्सिमम वैल्यू जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है एक वैक्यूम में या फिर एयर में। ठीक है, तो कंपैरिजन की जहां भी बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में, तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। देखो यहाँ पर रेशियो निकल तो गया। तो लाइट की स्पीड, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वही लाइट की स्पीड की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लाइट की स्पीड इन ग्लास। तो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, अगर फॉर्मूला याद हो तो फिर सारी वैल्यूज पुट करनी है और निकाल लेना है आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड इन ग्लास। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, वैक्यूम की मतलब लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो हो गई बाय लाइट की स्पीड इन ग्लास। अब एक काम करो ना, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो लाइट की स्पीड इन ग्लास इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय कितना जगह नीचे 1.50। ठीक है, डेसिमल हटा दो तो ऊपर आ जाएंगे 2 0, नीचे का 1 0, ऊपर के 1 0 से कट जाएगा। 15 2 कितना होता है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आ गई लाइट की स्पीड इन ग्लास जो आपसे पूछी गई थी। खेल है बस इस फॉर्मूले का। यदि तुमको ये फॉर्मूला याद है तो फिर तो बेटा तुमको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता यदि तुमको ये फॉर्मूला याद है तो। और अगर यही याद नहीं होगा तो फिर तो तुम्हें रोका जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये उसी का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जो बेटा टेबल 10.3 दी हुई है ना, उसी के ऊपर सवाल है। और मुझे लगता है कि एक और सवाल होगा इसी के ऊपर, मतलब इस टेबल पर बेस्ड। चलो फिलहाल तो अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये टेबल आपको दी हुई है, यहाँ पर आपको अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं और उनके जो रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो बस टेबल को ही देख करके आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जो हाईली मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और कौन सा ऐसा मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्या, डायमंड। अरे तुम ये देखो ना, जैसे कि ये एयर है,
बगल में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? अरे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन स्मॉल n से या म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतना ज्यादा। कम मत समझना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उतना ही ऑप्टिकली कम डेंसर होगा, मतलब रेयरर मीडियम की तरफ वो पहुंचेगा, ठीक है? तो ये पूरी टेबल आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पूरी टेबल को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो डायमंड है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, यहाँ पर जितने भी मटेरियल मीडियम दिए हुए हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 2.42। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, मतलब ये बहुत ही हाईएस्ट आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख देती हूं हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है कौन? इस केस में हमारे पास डायमंड, ठीक है? और सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला कौन होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और सबसे कम किसका होगा? यहाँ पर देखो एयर का। भाई वैक्यूम में तो अपन बोलते हैं कि लाइट की क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड होती, और उसी से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है कौन? एयर, क्योंकि एयर में गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं ना, बट फिर भी काफ़ी हद तक वो रेयरर मीडियम ही होता है। तो यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी ही कम होती है। तो अपन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि हाँ, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होगी? एक बराबर ही होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो एयर यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्या? ये लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, ऑयल होता है बेटा ऑयल, एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट? यूज द इंफॉर्मेशन टेबल इन। अच्छा, टेबल वही वाली टेबल पे वापस आते हैं, और क्या क्या हमारे पास? केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। केरोसिन कहाँ है यहाँ पर? केरोसिन केरोसिन केरोसिन, हाँ केरोसिन, वाटर एंड टर्पेंटाइन कहाँ पाया जाएगा? हाँ ये तीन मीडिया आपको दिए हुए हैं, पानी, केरोसिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल। आपसे पूछा गया है कि बताओ इनमें तीनों में से लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम में होगी? तो देखो वही वाली बात है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, और अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंस है, घना है, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा? उतनी ही कम होगी। डेंसर का मतलब क्या है? ट्रैफिक ज़्यादा ना। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? पानी में, केरोसिन में या टर्पेंटाइन ऑयल में? तो दिमाग लगाने वाली बात है कि उसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी जो ऑप्टिकली रेयरर होगा इन तीनों में से। ऑप्टिकली रेयरर होने का मतलब क्या है? कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, मतलब तीनों में, है ना? जो आपको गिवन मीडिया दिए हुए हैं उन तीनों में जिसका भी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही होगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और वहीं पर क्या होगा? लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो पानी का देखो कितना है? 1.36, सॉरी पानी कितना है? 1.33, केरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल का है 1.47, मतलब कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का, तो वो है इन तीनों में ऑप्टिकली रेयरर, तो वहीं पर क्या होगी? लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो इस सवाल का जवाब भी हमने बिल्कुल मुंह पे दिया है कि भाई पानी में क्या होगा? लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड होगी ना डायमंड में, वो लाइट की स्पीड इन एयर के कंपैरिजन में इतने टाइम्स क्या होगी? कम होगी। तो इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। की लाइट की स्पीड को एयर में यदि हम कंपेयर करेंगे लाइट की स्पीड इन डायमंड के साथ, तो डायमंड में लाइट की स्पीड इतने टाइम्स कम रहेगी,
डायमंड में हम क्या कर रहे हैं, हम दो मीडिया में लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। एक मीडियम है हमारे पास डायमंड और दूसरा है क्या, एयर। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका मतलब क्या कि जो डायमंड होगा ना उसमें लाइट की स्पीड इतने टाइम्स कम होगी, किसके कंपैरिजन में, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में इन एयर वाला मीडियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर के ऊपर सवाल है बेटा। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ये तो पिछले लेक्चर की कहानी है, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा है, पावर ऑफ अ लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि बेटा 1 डायोप्टर पावर को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। तो तुम यहाँ पर इजीली बोल सकते हो कि 1 डायोप्टर पावर उस लेंस की होती है जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, दैट्स इट। क्योंकि तुमको पता है कि पावर और लेंस की फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही होता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर को आप एक्सप्रेस करते हो डायोप्टर में और फोकल लेंथ को करते हो किस में, मीटर्स में। ठीक है, तो वो लेंस हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूरा 1 1 लिख सकते हो भाई। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। ठीक है, पावर को आपने एक्सप्रेस किया नॉट 1 डायोप्टर, पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। फोकल लेंथ की को आप यहाँ पर किस में लिखोगे, मीटर्स में लिखोगे। ठीक है, अब अगर आपको 1 डायोप्टर पावर को यदि आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे, हर जगह 1 1 लगा दोगे। तो 1 डायोप्टर पावर उस लेंस की हो जाएगी जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। खत्म। फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारी चीजें फॉर्मूला से ही क्लियर हो जाती हैं। सो 1 डायोप्टर इज ऑफ 1 डायोप्टर पावर, ये क्या लिखा है, 1 डायोप्टर इज डिफाइंड, अच्छा ये शायद पावर होगा, जो भी है, 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज। बेटा ये कॉन्केव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है नीडल की एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, पिछले सेशन में शायद यही वाला क्वेश्चन उठा करके हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा जो क्या कर रहा है, नीडल की इमेज बना रहा है, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं, बहुत ही भद्दा सा बना है, 1 मिनट रुको फिर से बना देती हूँ। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, अब इसके सामने हुआ क्या है, एक नीडल रखी हुई है इससे करीबन 50 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, और ये लेंस क्या कर रहा है, उसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, अब सवाल क्या है कि नीडल को कहाँ रखा गया होगा कॉन्वेक्स लेंस के सामने। मतलब नीडल को रखा तो हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कितने दूरी पर रखा हुआ है, दूरी वो आपसे पूछी गई है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि मान लो कि जो नीडल रखी हुई थी लेंस के सामने उसका साइज था 5 सेंटीमीटर, और जो उसकी इमेज इसने बनाई है उस इमेज का भी साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर ही है। सेम साइज की इमेज बन रही है बेटा। तो कॉन्वेक्स लेंस का इकलौता ही तो केस ऐसा होता है ना जहां पर ये क्या करता है, सेम साइज की इमेज का फॉर्मेशन करता है। कब, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2F1 पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पर। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है कि नहीं बनती है। फिर तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना कि इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज की, बस इसने क्या करा है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए बेटा। सारी क्लैरिटी आपको इस छोटे से स्टेटमेंट से मिल गई कि सेम साइज की इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या, इकलौता वही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का जब उसके 2F1 पे रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पे बनती है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है। ठीक है, हाँ जी। अब क्या बोला गया है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज द, हाँ तो ठीक है ना, हमने बता तो दिया कि नीडल को कहाँ रखा हो गया होगा। भाई देखो ना, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है, नहीं सॉरी, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट।
वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब बेटा बहुत आसान है, 2f1 से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, और 2f2 से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, अरे 50 सेंटीमीटर के बराबर है ना बेटा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच में होता है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और 2f2 के बीच में भी होता है। तो यदि ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर ही ना होगा। अगर इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, पावर पूछी गई है। अच्छा, पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ चाहिए होगी, तो पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो चाहिए ना, तब तो निकालोगे पावर। फोकल लेंथ तो यहाँ पर दी नहीं हुई है, पट अपन निकाल सकते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट। क्यों बेटा, जब आपको 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता है दैट इज 50 सेंटीमीटर, तो आप f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अपन बेटा क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो आप ये नहीं निकाल सकते क्या, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से अपन ने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ होती है कि 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो यदि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो क्या आप फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, किसने मना करा है, निकाल के देख लो। तो r निकालने के लिए क्या करोगे, या जो फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू r/2, ठीक है, वही करोगे। तो f इज इक्वल्स टू r कितना है, r है 50 सेंटीमीटर के बराबर, उसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बेटा तुम्हारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, मतलब तुम्हारी नहीं, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब अपन यहाँ से फोकल लेंथ पावर निकाल सकते हैं। क्यों, मुद्दा ये था कि हमें पावर निकालनी थी, तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ कैसे निकाली भाई, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया है, तो उसका आधा करके हमने क्या करा, फोकल लेंथ निकाली, कितनी 25 सेंटीमीटर। अब तुमको पता है कि अगर तुम्हारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इस फॉर्मूले में पुट करने के पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते तो तुम क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का ये वाला फॉर्म क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर तुम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे, 100 अपॉन फोकल लेंथ लिख देंगे, वो भी किस में, सेंटीमीटर्स में। कितनी आई है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर आई है ना, तो लिख दो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो पावर तुम्हारी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो +4 डायोप्टर। कितनी आ गई पावर, पावर की क्या होती है ऐसा यूनिट, डायोप्टर, तो वो लिखना नहीं भूलेंगे। मैंने आपको कल ये भी बताया था, मतलब पावर वाले सेशन में, कि बेटा पावर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। तो अगर तुम वैल्यू लिख रहे हो तो कृपा करके हाथ जोड़ करके क्या करूंगी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा कि यहाँ पर साइन भी लगा देना, अदरवाइज तुम्हारा जो आंसर होगा वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा। तो अलॉन्ग विद यूनिट साइन भी मेंशन करना, क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो हमको पता था कि जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, पॉजिटिव में ही आएगी। और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या कि उसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में भी आएगी। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उस लेंस की पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव में ही आएगी। तो पूरे को सॉल्व करने के बाद पावर कितनी आ गई अपने इस कॉन्वेक्स लेंस की, +4 डायोप्टर। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, अरे बढ़ना पड़ेगा भाई, कब तक एक ही सवाल पे पड़े रहेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से जो है ना एग्जैक्टली आपको पावर मिल जाएगी कितनी, +4 डायोप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर्स। अब देख लो बेटा, कॉनकेव लेंस है लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 2 मीटर्स। बताओ कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव। बेटा कॉनकेव लेंस है, फोकस किसका, मतलब इसका फोकस कहाँ लाया करेगा, इसको फोकस लाया करेगा सेम साइड पर, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फोकल लेंथ कहाँ से नापेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, तो इसकी फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो कृपा करके यहाँ पर साइन लगाना क्या, नेगेटिव का। पावर निकालने के लिए क्या करोगे, 1 फोकल लेंथ कर दोगे क्या, यानी कि 1/2 कर देना। भाई फोकल लेंथ यहाँ पर आपको मीटर्स में दी हुई है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। लिख दो यहाँ पे कितना, 1/2, कितना हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर। बेटा 1/2 मतलब 0.5 होता है, पावर निकालनी है तो ऐसे यूनिट उसकी निकालो डायोप्टर,
और क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो जो तुम्हारी पावर है ना लेंस की, कॉन्केव लेंस की, वो भी क्या होगी, नेगेटिव में ही आएगी। कितनी आ गई, -0.5 डायोप्टर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो अपने जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं यहीं पर सॉल्व। अब अपन क्या करेंगे, वो 4 गिन के बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फटाफट से क्या करते हैं उन चारों एग्जाम्पल्स को अपन निपटा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहला एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स मिरर, बुक में दिया हुआ है, मैं मानती हूँ कि ये बुक में दिया हुआ है, बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले इसको अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करो। बुक में एग्जाम्पल दिया, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन देखो जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में भी तुम्हारे पास n नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके सोल्यूशंस होते हैं, बट अल्टीमेटली उन्हें सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ता है ना, तुम हर क्वेश्चन को जाकर के रटोगे तो नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तुमको फिजिक्स में, एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन है तुम्हारे पास, बट अल्टीमेटली तुम्हें खुद भी तो करना पड़ेगा ना उसको सॉल्व। तो किताब बंद करो फिलहाल के लिए, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर है, यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि बस मिरर से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, -5 मीटर। ये मत बोलना कि मैम माइनस क्यों लगाया, बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई सा भी। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज जो बनेगी, मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर जो इस्तेमाल किया गया है रियर व्यू मिरर के तौर पर गाड़ी पर, वो उस बस की जो इमेज बनाएगा, उस इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज भी आपको बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके सामने है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, u गिवन है, r गिवन है, अपन v नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते, अपन लगाएंगे क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये लगाने के लिए तो फोकल लेंथ चाहिए, तो बेटा अभी अपन ने पिछले 2-3 सवाल लगाए ना जिसमें कि अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या करा है, फोकल लेंथ निकाली कि नहीं निकाली है ना, तो वही यहाँ पर करेंगे कि फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, r/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। आप बोलोगे कि मैम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किसने कहा है? जब सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मीटर्स में दी हुई हैं तो आप अपना आंसर भी मीटर में निकाल सकते हो। हाँ, अगर ऐसा हो कि 2 आपको वैल्यू मीटर में दी हुई हो, 1 सेंटीमीटर में दी हुई हो, तो फिर वहां पर कन्वर्जन लगेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सब कुछ मीटर में ही चल रहा है, तो अपना आंसर जो है वो भी तुम मीटर में निकाल लो। और अगर तुम्हें सेंटीमीटर में उतना ही कन्वर्ट करने का मन कर रहा है तो एक काम करो ना, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस इन मीटर्स, तुम उसको क्या कर सकते हो, एंड में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी दिली इच्छा है तो कर लेना, अभी यहाँ पर तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1.5 मीटर क्या आ गया है, फोकल लेंथ आ गई है। बट कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगी बेटा, मैं फोकल लेंथ को 3/2 ही लिखूंगी, मैं 1.5 नहीं लिखूंगी, अदरवाइज वो क्या होगा, फ्रैक्शन में जाकर के भी डेसिमल में आ जाएगा, वो बहुत हेडेक होता है, इसलिए मैं क्या करूंगी 3/2 ही लिखूंगी फोकल लेंथ को। ठीक है, चलो ओके। तो हाँ, अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो फोकस है बेटा वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब जो इसकी फोकल लेंथ होगी ना वो अपन कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है इसीलिए उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, अरे पॉजिटिव होगी, और क्या। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो अब तुम्हारे पास f है, u है, ये लगा करके तुम v निकाल सकते हो, निकालो। फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 1/u को अपन यहाँ ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। भाई यहाँ पर जब ये था 1/u प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/f की जगह पे देखो f कितना है, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, फोकल लेंथ है कहाँ गया, 3/2 मीटर्स है ना, प्लस 3/2 मीटर्स, f कितना है 3/2 है, तो इसका उल्टा यानी कि 1/f कितना हो जाएगा, अरे 2/3 ना बेटा, फोकल लेंथ कितनी है 3/2, तो 1/f कितना हो जाएगा 2/3 है ना, तो 1/f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 2/3, ये नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव है। अब 1/u की जगह पे अपन क्या लिखेंगे,
-1/5, -1/5। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 1/5। आ गई बात समझ में? मिरर फॉर्मूला लगा दिया, 1/f और अब 1/u की अपन ने वैल्यू पुट कर दी। 1/f की जगह पे 2/3, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, 1/u की जगह पे -1/5, ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। 3 में बेटा ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए? आपने बोला कि मैम 5 कर दो, मैंने कहा ओके, तो ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि बेटा 1 ये जो है ना 2/3, इसके न्यूमरेटर में क्या है 2 है ना, तो 3 में जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे कि इतना आ जाए, उस चीज को तुम्हें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 में 5 मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, तो 5 को तुम 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, आप बोलोगे कि मैम 3 कर दो, मैंने कहा ओके, तो यहाँ आ गया कितना 3, जगह नहीं ऊपर लिख रही हूँ, तो 1/v कितना हो जाएगा बेटा, 10 + 3 कितना होता है 13, और 5 3 कितना होता है 15, ठीक है। तो आपका 1/v कितना आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को बोल देते हैं v, बेटा ये v नहीं है, ये 1/v है, कितना 13/15 मीटर्स। v में कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 15/13 मीटर्स। फर्क है बेटा, 13/15 और 15/13 में फर्क है। ये आपका 1/v है, इसको उल्टा करोगे तब जाकर के तुम्हारा v आएगा, दैट इज 15/13 मीटर्स, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 13 1 13 1.1 कुछ करीब आएगा तुम्हारा, ठीक है, 1.1 क्या था 1.15 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस कितना 1.15 मीटर्स, मतलब वही 15/13 को सॉल्व करोगे तो 1.15 मीटर्स आ जाएगा, ओके। अच्छा, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव बेटा आना ही था, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है ना, इमेज कहाँ बनती है मिरर के पीछे, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आना ही था इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, और क्या निकालना है भाई, इमेज का नेचर, तो बेटा नेचर की तो क्या ही बात करें, पता है कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही बनाएगा। कितनी डिमिनिश्ड बनाएगा, कितनी डिमिनिश्ड बनाएगा, तो ये अपन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इधर से देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u, क्योंकि मिरर है ना, तो मिरर के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये बेटा फॉर्मूले का माइनस है, v कितना आपने निकाला, अब क्योंकि डेसिमल में आ चुका है, बट अभी वही है कि कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं फ्रैक्शन में वैल्यूज रखूंगी, ठीक है। तो v की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या रखेंगे 15/3, 15/3, ये आ गई क्या v की वैल्यू, बेटा ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे अपन ने कितना रख दिया 15/13 है ना, 15/13। u की जगह पे अपन क्या रखेंगे -5/1 कर सकते हैं, -5/1, ऊपर का नेगेटिव नीचे के नेगेटिव से कट जाएगा। अब इसको ऊपर जाकर के उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो m इज इक्वल्स टू 15/13 इंटू 1/5, इतना हो जाएगा। अब ये कटेगा, देखो 5 3 15, तो ये कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा, है ना भाई। हमको ये पता है कि हाँ इमेज डिस्टेंस कितना आ गया अपना 1.15 मीटर्स आ गया। नेचर क्या होगा, रियल वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, बट कितना डिमिनिश्ड तो हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम लगा रहे हैं -v/u, तो -15/13 बाय -5/1, सॉल्व किया तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन 3/13। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 0.2 समथिंग आएगा, क्योंकि 13 2 26 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि +0.2 समथिंग आएगा मैग्निफिकेशन। आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 0.2 तो पक्के में आना ही आना है, तो कितना आ जाएगा +0.2 मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन निकाला है तो यूनिट यहाँ पर नहीं आएगी बेटा, ना सेंटीमीटर ना मीटर, ध्यान रखना इस चीज़ का। और क्योंकि हमको पता है कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देखो यहाँ पर साइन क्या आया, पॉजिटिव आया है। और डिमिनिश्ड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, <1, तो देखो <1 ही आई है, 0.2 समथिंग। ठीक है, चलो तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में? सोल्यूशन आपके पास खुद है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन हाँ मैं आपसे याद करने के लिए, याद नहीं मतलब सॉल्व करने के लिए ज़रूर बोलूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है बेटा 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है और उसके सामने कितने दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, -25 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस मतलब पता है ना क्यों लगा है, और फोकल लेंथ, अच्छा कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ भी आपको दी हुई है, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो हमको पता है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में ही होती है, -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कितने दूरी पर बेटा मिरर से स्क्रीन को रखें कि स्क्रीन पर क्या बन जाए, इमेज बन जाए। अब यहाँ पर आप अपने आंसर को चेक कैसे करोगे, आपका जो इमेज डिस्टेंस है बेटा वो नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया गया है, इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा रही है, और आपको पता है कि कौन सी इमेज स्क्रीन पर मिलती है, इमेज मिलती है जो स्क्रीन पर वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है स्क्रीन पर। तो कहाँ बनेगी ये रियल इन्वर्टेड इमेज, अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ना, मतलब जो भी निकालोगे इमेज डिस्टेंस वो आपका नेगेटिव में ही आना चाहिए। और फिर इसके बाद में इमेज की हाइट भी आपको निकाल करके बतानी है। ठीक है, और नेचर निकालने के लिए बोला है तो सवाल खुद ही बोल रहा है कि रियल स्क्रीन पर मिल रही इमेज मतलब वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। लगाओ यहाँ पर भी मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूले को रीअरेंज करते हुए हमें क्या मिल जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह पर अपन क्या रख देंगे, -1/15, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव होगा। 1/u की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। ठीक है, और सॉल्व करो इसको। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, आप बोलोगे कि मैम 25 मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा ओके, हो जाएगा -25, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 25 में कितना मल्टीप्लाई करें कि इतना, आपने बोला कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा ओके। अब बताओ बेटा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 25 में से 15 माइनस कर दो, क्या बोला मैंने, 25 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा। साइन लेंगे बड़े नंबर का यानी कि नेगेटिव, बाय 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 1/v आपका कितना आ रहा है, 1/v आ रहा है माइनस, ऊपर 2 है और नीचे 25 इंटू 3 कितना होता है 75, मतलब 75, तो 1/v कितना आ गया, -2/75। अब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू -75/2, ये कितना होता है 75 का आधा 37.5 होता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर्स। ओके और नॉट ओके, तो यहाँ से बेटा आपका इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, इमेज की साइज भी निकालनी है ऑफ कोर्स, तो जगह की कमी के चलते हुए हम इसको यहीं पर एडजस्ट करेंगे। मैग्निफिकेशन का लगाएंगे फॉर्मूला, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू, मिरर है तो -v/u आएगा। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का नेगेटिव है। v की वैल्यू आप निकाल चुके हो डेसिमल में, बट मैं यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन मुझे करनी है, कुछ कट सकता है तो मैं फ्रैक्शन में ही रखूंगी। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, और देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव में आना चाहिए, और वही आया है, मतलब आपने सही किया है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी कितना,
75/2 माइनस 75/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब u की जगह पे आप क्या रखोगे, u कितना गिवन है -25 सेंटीमीटर, तो -25/1 कर सकते हैं, वही नीचे कुछ ना हो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बेटा नीचे का एक नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट सकता है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -75, देखो ऊपर का एक ही नेगेटिव कटा है, एक अभी भी बाकी है, ठीक है, तो -75/2 इंटू ऊपर जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/25 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक है, और 3/2 कितना हो जाएगा 1.5, तो इमेज की हाइट यहाँ पर कितनी आ जाएगी -1.5 सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर्स। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस v/u निकाला, माइनस v की जगह पे क्या रखा, मतलब माइनस तो है ही वो माइनस, v की जगह पे अपन ने क्या रख दिया -75/2, u की जगह पे -25/1, सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रही है इमेज की हाइट, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है ना, हाइट कहाँ से नापेंगे, नेगेटिव y एक्सिस से नापेंगे, ठीक है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्यूशन का, वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी बुक में है ही इसका सोल्यूशन, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बेटा हम आ जाते हैं, आंसर चेक कर लें, सही निकाला यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है भाई, ओके 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 ओके, एक चीज़ तो बेटा हमने यहाँ पर मिस कर दी, वेरी सॉरी, एक गलती यहाँ पर आपकी मैडम से आज हो गई है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट भी तो दी हुई थी ना, बस घुमा फिर आकर के जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया मैंने। देखो इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू, ये आपने लिख दिया पूरा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू लिख दी, u की वैल्यू कितनी दी हुई है -25/1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से हाँ सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से कट गया, बचा कितना, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू -75/2 इंटू 1/25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट भी तो साथ में चल रही है ना, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी ना वो तो मैंने मिस ही कर दी, उसको बेटा कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू 4 इंटू -3/2, अब आ जाएगा सही, पहले गलत आया था, ठीक है, माफ करना। तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी 4 इंटू -3/2, तो ये 2 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 2 का कितना होता है 6, तो यहाँ पर आपकी इमेज की हाइट आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, 1.5 नहीं आएगी बेटा, -6 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। चलो तो कुछ इस तरीके से हमने ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस, अच्छा कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है तो लिख देते हैं यहाँ पर साइड में -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कि इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेटा कितना -10, -10 क्यों लगाया, क्योंकि बेटा कॉन्केव लेंस है ना, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही बनेगी, तो इस केस में कॉन्केव लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है, तो सिंपल है, लगाएंगे सबसे पहले अपन क्या, लेंस फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/u मतलब u निकाले तो अपन क्या करेंगे, 1/u को यहाँ ले आओ, 1/f को यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। अब 1/v की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/10, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है। 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/u, ब्रैकेट खोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/10 पॉजिटिव 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। फ्रैक्शन में लेंगे 10 और 15, 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए, आपने बोला कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा ओके, -15 प्लस
15 में कितना मल्टीप्लाई करे, कितना जगह आपने बोला कि भाई 10 कर दो, मैंने कहा ओके, इज इक्वल टू 1/u। 15 में से बेटा 10 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 5 आ जाएगा, साइन लेंगे बड़े नंबर का यानी कि -5 बाय 10 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1/u। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा कितना होता है 15, तो 1/u कितना आ गया आपके पास, 1/u आ गया आपके पास -1/30, तो u कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। जाहिर है बेटा 3 इंटू 10 कितना होता है 30 होता है ना, बस वही करा है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, नेगेटिव में तो आना ही था, ठीक है। अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन, कैसे निकालेंगे, तो m इज इक्वल्स टू v/u कर देंगे। वाई v/u, नेगेटिव साइन आएगा क्या, नहीं, क्यों, लेंस का है ना लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो v/u ही आता है। तो v की जगह पे अपन क्या रख देंगे, v की जगह पे -10 और u की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है -30। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, 0 से 0 कटेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, या आप इसको लिख सकते हो 0.33333 एंड सो ऑन। कोई वो नहीं आएगा, यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जाकर के अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व, कि हमने जो है बढ़िया तरीके से निकाल लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -30 सेंटीमीटर और निकाल लिया मैग्निफिकेशन कितना 0.33 या 1/3 भी लिख सकते हो, काफ़ी है, ठीक। चलो अगले सवाल पर मुन्नो आ जाते हैं, आ जाओ। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही लंबा ऑब्जेक्ट है भैया। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखना। फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना इसलिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, क्या निकालने बोला है, वही इमेज की पोजीशन, साइज, नेचर और मैग्निफिकेशन। आ जाओ सब कुछ निकालते हैं, कैसे, लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते करते। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, v निकालना है ना, तो 1/u को वहां ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं 1/10, ये बेटा प्लस फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है ना भाई, देखो ना 1/u जब यहाँ था तो नेगेटिव में था, वहां जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। 1/u की जगह पे अपन क्या रख देंगे -1/15, -1/15 ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v कितना आ जाएगा 1/10 - 1/15। अब इसको सॉल्व करो बेटा, 10 में क्या मल्टीप्लाई करे कि इतना आ जाए, आपने बोला मैम 15 कर दो, मैंने कहा ओके। 15 में क्या मल्टीप्लाई करे कितना आ जाए, आपने बोला मैम 10 कर दो, मैंने कहा ओके। 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 बाय 10 इंटू 15, तो 15 5 3 से कितना होता है 15, तो 1/v कितना आ गया 1/30, तो v कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, तो यहाँ पर जो ये इमेज बना रहा है उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है लेंस से 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि इमेज क्या बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि इमेज का नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी तो सवाल था ना आपसे कि इमेज की पोजीशन बताओ और उसका नेचर बताओ, तो पोजीशन हमने बता दी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, नेचर हमने बता दिया है रियल इन्वर्टेड। अब हम क्या करते हैं इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल ही लेते हैं, आ जाओ। ओके, m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू v बाय u, ठीक है। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर जो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 30 सेंटीमीटर, u की कितनी है, u है -15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 15 2 ज़ा कितना होता है 30, ये वाले 2 को भी यहाँ ले जाओ, तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2, साथ में नेगेटिव साइन भी है सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। बेटा माइनस तो आना ही था, इमेज की हाइट में माइनस तो आना ही था, क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इमेज बन रही है ना, तो कैसी बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं बनेगी। इन्वर्टेड इमेज की हाइट कहाँ से नापते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस से, तो इमेज की हाइट यहाँ पर नेगेटिव में आनी ही थी।
ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इमेज की 4 सेंटीमीटर है। -4 मत बोलना बेटा, वो नेगेटिव कुछ और बता रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम -4 सेंटीमीटर हाइट आई है, मतलब हाइट तो छोटी हो गई है। नहीं बेटा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज बन रही है इन्वर्टेड। बाकी वैल्यू देखो 4 है, ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी है वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या, इमेज एनलार्ज्ड है। तो यहाँ पे लिखो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। सब कुछ तो यहाँ पे निकाल के दे दिया, और क्या निकाले, इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया, इमेज की हाइट निकाल ली, नेचर वगैरह सब कुछ निकाल करके रख दिया है। ठीक है, चलो यही है इसका पूरा सॉल्यूशन, और क्या। ओके अच्छा, मैग्निफिकेशन अपन ने नहीं निकाला। ओके, अपन ने अभी इमेज की हाइट निकाली है, मैग्निफिकेशन नहीं निकाला है। ठीक है, वो भी निकाल देते हैं, क्या बड़ी बात है। इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कर दो। इमेज की हाइट कितनी है -, ऑब्जेक्ट की कितनी है 2, -2, आ गया मैग्निफिकेशन। चलिए जी, इतना हो चुका है अब अपना, तो अब खत्म करते हैं इस सेशन को। और क्या, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे हो गए हैं, एग्जाम्पल्स अपन ने सारे निपटा लिए हैं। अब बचे हैं क्या, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो हम करेंगे सॉल्व अपने अगले सेशन में। इस सेशन में अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।